इनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। इन लोगों से गुलू खुलासे की दो ही सूरत मुमकिन थी। रुककर इन्हें ललकारा जाता और वो खौफजदा होकर वापस फरार हो जाते, या फिर मैं अपनी गाड़ी के इंजन पर भरोसा करते हुए बर्क रफ्तारी से आगे निकलकर उनकी निगाहों से ओझल हो जाता। बज़ाहिर वो सुजुकी खस्ता हाल नहीं थी। हमारे फरार की सूरत में वो भी तेज रफ्तारी के मुजाहरे पर उतर आते तो ट्रैफिक के हजूम में कहीं ना कहीं हम तक पहुंच सकते थे। इस वक्त मेरे जहन में बस एक ही बात जम कर रह गई थी। क्वेलन के किराए के बदमाश थे जो इत्तेफाकन ही हमें पहचान कर हमारे पीछे लग गए थे। मैंने गाड़ी को बाईं तरफ कच्चे में उतारते हुए आहिस्ता आहिस्ता रोक दिया। इब्तदा में सुजुकी वाले भी अपनी रफ्तार कम करते रहे, लेकिन हमें रुकता हुआ देखकर उन्होंने पीछे रुकने का इरादा तर्क कर दिया। सुजुकी रेंगती हुई हमारे बराबर से गुजरी तो उसके पिछले हिस्से की आईनी बाड़ी पर जली अंग्रेजी हरूफ में पुलिस लिखा हुआ था। उसके ड्राइविंग कैबिन में मौजूद दोनों अफराद ने मुतजस्सिसाना अंदाज में हमारी तरफ देखा और आगे जाकर सुजुकी किनारे से लगाने लगे। मारे गए। जहांगीर खौफजदा आवाज में कहा, इस वक्त ये दोनों अपनी वर्दियों में नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्री पर छापा मारने वाली पार्टी में शामिल थे। मूंछों वाला तो अव्वल खान के पहुंचने से पहले थाने में हम लोगों को खासी धमकियां भी देता रहा था। मैं इनका ज्यादा सामना नहीं करना चाहता। मैंने जल्दी से कहा, तुम ही नीचे उतर कर इनसे बात करो, कोई कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं। इस वक्त वो दोनों वर्दी में नहीं है। जहांगीर के साथ गजाला भी फुर्ती से गाड़ी से उतर गई। सुजुकी का पिछला हिस्सा खाली पड़ा हुआ था। इसके रुकने पर दोनों सादा पोश नीचे उतरकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। मेरे लिए इत्मीनान की बात यह थी कि उनके हाथ खाली थे और जिस्मों पर भी कोई हथियार मौजूद नहीं था। क्या बात है, इतने सवेरे इस रास्ते से किधर जा रहे हो? मूंछों वाले ने दूर ही से बुलंद इस्तजाइया आवाज में पूछा। और घबरा के यहां रुके क्यों हो? जिस शहर में बाहैसियत इंसान की बेतुकीरी होती हो, हम वहां नहीं रह सकते। हम लाहौर जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे एसएचओ के लिए रात का तजुर्बा काफी नहीं था? जहांगीर से पहले ही गजाला दबंग आवाज में बरस पड़ी और मैं दो पुलिस वालों के सामने उसका वो पुरएतमाद रवैया देखकर हैरान रह गया। मेम साहब, नाराज होने की जरूरत नहीं। वही शख्स खुशामदाना मुस्कुराहट के साथ बोला। इत्तिफाक से तुम दोनों को पहचाना तो तफरीहन पीछे लग गए थे। इस वक्त हम ड्यूटी पर नहीं है। हमारे एसएचओ साहब तो अपनी पेटी और टोपी के सदमे से घर पर पड़ा हुआ है। गाड़ी में कोई गड़बड़ है तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। किसी मदद की जरूरत नहीं, गजाला ने खुश्क लहजा में कहा। अपना रास्ता लो, वरना तुम्हारी भी शिकायत की जा सकती है। हम गिरे पड़े या लावारस लोग नहीं हैं जो तुम्हारी ज्यादतियां सह लेते हैं। वो खासा घाघ आदमी था। अपने थाने में अव्वल खान का रसूख और दबदबा देख चुका था। शायद उसे इल्म नहीं था कि इस वाक़े के बाद ही अव्वल खान पर अताब आ गया था। वो गजाला के तुरुश फिक्रों पर बरहम हुए बगैर अपने पेशावराना तजस्सुस के साथ बोला, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही लाहौर जाने का प्रोग्राम बना लिया। तुम्हारे साथ ये तीसरा आदमी कौन है? कहीं एसएचओ साहब को इसी की तलाश तो नहीं थी? यह हमारा ड्राइवर है, चाहो तो अब इसे पकड़ लो। दोपहर से पहले पूरे थाने की वर्दी उतर जाएगी। इसे मरूब होता हुआ देखकर गजाला बरहमी के मुजाहरे पर तुल गई। चल भाई चौधरी, मूंछों वाला अपने साथी के जाने पर हाथ मार के बोला, मैं शर्त जीत चुका हूं। मैंने इस गाड़ी का नंबर देखते ही तुझे बता दिया था कि रात को यह गाड़ी SJ कारमेट में खड़ी हुई थी। अब देख लिया कि अंदर बंदे भी इसी फैक्ट्री के हैं। वो दोनों सुजुकी में सवार होकर वहां से आगे रवाना हो गए। हम वहीं रुके रहे। मुझे फिक्र यह थी कि सुल्तान शाह हमारे रुकने के बावजूद आगे निकलता चला गया था। उसे अंदाजा ही नहीं हो सका होगा कि हम एक नागाहानी इत्तेफाक से दो चार हो चुके थे। गजाला ने अपनी नशिस्त संभाली, लेकिन जहांगीर गाड़ी में बैठने से हिचकिचा रहा था। मैं इस मनहूस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आगे कोई और मुसीबत नाजल हो जाएगी। मैं यहीं से टैक्सी ले लूंगा। तुम टैक्सी लेकर खिसक जाओगे ताकि हम आगे किसी और चक्कर में फंस जाएं। तुम भी ये गाड़ी छोड़ दो और टैक्सी से निकल जाओ। ये गाड़ी शहर में फंसवा देगी। वो ठीक कह रहा था, लेकिन गाड़ी को इस शाहराह पर लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता था। मैंने समझा बुझाकर उसे कार में सवार करवाया और फिर आगे रवाना हो गया। मुझे हैरत थी कि अपने अकब नुमाइने में हमें रुकता हुआ देखने के बावजूद सुल्तान शाह क्यों आगे निकलता चला गया था। लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं था। उसने आगे जाने के बाद अपनी कार किनारे से लगाई हुई थी। वो हमसे मालूमात हासिल करनी चाहता था या हमें आगे निकलने का मौका देना चाहता था, क्योंकि उसकी गाड़ी ने हरकत नहीं की। वो चल भी देता तो हमें उसे रोकना पड़ता, क्योंकि जहांगीर से तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक हमें अपनी गाड़ी में रखे हुए हथियारों को दूसरी कार में मुंतकिल करना था। सुल्तान शाह ने अपनी गाड़ी मिलियर रेलवे स्टेशन से आगे ऐसी जगह रोकी हुई थी जहां सड़क और रेलवे लाइन के दरमियान आबादी या दुकानों वगैरह की गुंजाइश नहीं थी। हमारी गाड़ी में एक क्लाशनकोफ, 2 भरे हुए मैगजीन और फाजिल राउंड्स के अलावा 2 पिस्तौल और इनके फाजिल राउंड्स मौजूद थे। जहांगीर ने वो थैला फौरन ही सुल्तान शाह की कार में मुंतकिल कर दिया। जहांगीर की दलील थी कि सुल्तान शाह वाली कार फैक्ट्री के बंद गैराज में थी, इसलिए नंबर की वजह से इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी। इससे हम बेफिक्री से अपने इस्तेमाल में रख सकते थे। इस दौरान में सुल्तान शाह ने हमारे रुकने का सबब जानना चाहा, लेकिन मैं उसे अपने पीछे आने की हिदायत देकर फौरन ही अपनी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जहांगीर ने चंद सानियों के लिए अगली कार के पास रुककर सुल्तान शाह को अगले प्रोग्राम के बारे में समझाया, फिर हमारे साथ आ बैठा। मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की कि उस दौरान में वीरा ने किसी भी बात में दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं की थी।
मैंने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे पीछे सुल्तान शाह भी कार सड़क पर ले आया था। इन दिनों कराची का नया एयरपोर्ट वजूद में नहीं आया था। सारी मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें पुराने एयरपोर्ट से रवाना होती थी और वहीं आती भी थी। मैं अपने जहन में अगले हालात के नक्शा को जुमाते हुए गाड़ी चलाता रहा और फिर स्टार गेट के सह रास्ते से दाहिनी तरफ मुड़ गया। मुझे इस अमर की खुशी थी कि इस पूरे सफर में पुलिस वालों की मुश्तबा सुजुकी पिकअप दोबारा नजर नहीं आई थी। एयरपोर्ट पर मैं अपनी गाड़ी को बराह रास्त पार्किंग लॉट में लेता चला गया। सुल्तान शाह गोल सड़क घूमकर दाहिनी तरफ एयरपोर्ट के कार्गो एरिया के समत में निकल गया। शायद इस वक्त एयरपोर्ट पर परवाजों का हजूम नहीं था, क्योंकि पार्किंग लॉट में काफी जगह खाली पड़ी हुई थी। मैंने कार एक ऐसे गोशे में खड़ी कर दी जहां से आसानी से नोट किया न जा सके। हम तीनों दरवाजे मुकफ्फिल करके नीचे उतरे तो जहांगीर धीमी आवाज बोला, यहाँ से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मैं यहीं से कोई टैक्सी पकड़ लूंगा। अब तो हम मनहूस गाड़ी से निजात हासिल कर चुके हैं। मैंने रास्ता तय करते हुए कहा, काली गाड़ी को तुम खुद भी महफूज करार दे चुके हो, फिर अब क्या वहशत है? कोई वहशत नहीं है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। 4-6 किलोमीटर से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ नहीं तो आगे चलकर मुझे अलग होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम हमें किसी होटल तक नहीं पहुंचाओगे। तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि मेरी रहनुमाई के बगैर कोई महफूज होटल न तलाश कर सको। वो कदरे बरहमी से मुझे घूरते हुए बोला, मेरे अस्पताल का नाम तुम्हें मालूम है, टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर तलाश करके जब चाहो मुझसे बात कर लेना। इसी वक्त मुझे अपने होटल के बारे में भी बता देना। इस दौरान में रकम हाथ आ गई तो वो तुमसे मुलाकात तक महफूज रहेगी। मुझे रकम की नहीं, तुम्हारी दिमागी सेहत की फिक्र है। मैंने दांत पीस कर कहा, अगर तुम पुलिस वालों से इसी कदर दहशत ज़दा रहे तो मेरा दावा है कि तुम कोई जुर्म किए बगैर भी सलाखों के पीछे पहुंचाओगे और कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। पार्किंग एरिया से निकलकर हम तीनों टर्मिनल की इमारत की तरफ चल दिए। तुम्हारी बद्दुआएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जहांगीर कह रहा था। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी पर जिद सवार है, पर न तुम मेरे बदख्वाह नहीं हो। अगर अलग होना ही है तो अभी दफा हो जाओ। मैंने बरहमी से कहा, मेरा दिमाग सनक गया तो बिला वजह यहाँ तमाशा बन जाएगा। उसके चेहरे पर जलजले के आसार देकर गजाला ने जल्दी से उसका बाजू थाम कर कहा, तुम दोनों की बेतकल्फी की बातों में मैं दखल नहीं देती। इनके अल्फाज सख्त है मगर बात गलत नहीं है। तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बात गलत नहीं है। जहांगीर हैरत और गुस्से से गुराते हुए बोला, मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं अपनी रो में बहकर जहांगीर के साथ ज्यादती कर बैठा था, लेकिन मैं उसे मनाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे मुआजिर खाना रवैये पर वो मेरे गले भी पड़ सकता था। मैं गजाला को उसकी दिलजोई का मौका देने की नीयत से आगे बढ़ गया। इनका मतलब था कि तुम्हें अलग होना ही है तो इसी इमारत में अलग हो जाओ। गजाला की नासियाना आवाज मेरे कानों में आई, बाहर हम लोगों की नजरों में आ जाएंगे। यही बात वो शराफत से नहीं कह सकता था। जहांगीर की आवाज तलक थी, लेकिन गजाला की वजाहत ने उसका गुस्सा खत्म कर दिया। ये तुम दोनों की आपस की बातें हैं, मैं इनमें दखल नहीं ले सकती। अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं चौंक कर पलटा तो जहांगीर तेज तेज कदमों से चलकर मेरे करीब आ चुका था। निगाहें चार होती वो मुस्कुराया, फिर उसने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पुरतपाक अंदाज में उससे हाथ मिलाते हुए कहा, अस्पताल तो जा रहे हो लेकिन होशियार रहना। इन्होंने असाबी दबाव का इलाज शुरू कर दिया तो तुम सचमुच के मरीज बन जाओगे, मुझे मालूम है। वो बाईं आंख दबाकर आरफाना हंसी के साथ बोला, ऐसे अमराज में ड्रिप और मुसक्कन दुआएं दी जाती हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। हम दोनों ने एक मरतबा फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसने अपने सर की खफीफ सी जुम्बिश से गजाला को ताजीम पेश की और तेजी के साथ नकासी के रास्ते की तरफ चल दिया। हम दोनों ने सीढ़ियों के करीब बने हुए स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक्स ले ली ताकि चंद मिनट का वक्फा सुकून से गुजार सके। सुल्तान शाह चक्कर मारकर लौट भी आता तो टैक्सी स्टैंड से जरा आगे सड़क के किनारे रुक कर हमारा इंतजार करता। कोल्ड ड्रिंक्स खत्म करके मैंने पैसे अदा किए और हम दोनों बाहर निकल आए। जहांगीर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सुल्तान शाह मुकर्रम मकाम पर हमारा मुंतजिर था। वो शायद हमारी तलाश में था, क्योंकि हमारे सड़क पर उतरने से पहले स्याह गाड़ी हरकत में आई और चंद ही सानियों में सड़क घूम कर हमारे करीब आ रुकी। वीरा किसी बावकार मशरकी खातून की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़े सुल्तान शाह के बराबर में विराजमान थी। हमने पिछली निशिस्त संभाल ली और गाड़ी एक मरतबा फिर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर रवां होगी। जहांगीर टैक्सी से कहाँ गया है? चंद सानियों बाद वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, क्या तुमने उसे टैक्सी से जाते देखा है? मैंने हैर से जवाबी सवाल कर डाला। हाँ, वो हमारे सामने ही हमारे से निकला था और खासी उजरत में था। वो अस्पताल गया है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, क्यों? तबीयत तो ठीक थी उसकी। वीरा के साथ सुल्तान शाह भी बुरी तरह चौंका था। वो आराम फरमाने के लिए अस्पताल तशरीफ ले गए हैं। गजाला ने तमस्कर आमेज लहजे में कहा, तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। रास्ते में तुम कहाँ रह गए थे? वीरा ने लहजा भर के बाद मुझसे पूछा, अगर मजीद चंद मिनट तक तुम्हारी गाड़ी नजर ना आती तो हम तुम्हारी तलाश में वापस चल पड़े होते। गजाला ने पुलिस वाली सुजुकी का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। मैं आरामदेह सीट में फैल कर दराज हो गया और सिगरेट सुलगाकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। अगले दिन का आगाज बहुत सनसनीखेज साबित हुआ। फोन की मुसलसल बजती घंटी पर मैं बंधा कर बेदार हुआ तो गजाला बिस्तर पर नहीं थी। मैंने फुर्ती से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से सुल्तान शाह की घबराई हुई आवाज सुनाई थी। वो कह रहा था, नींद को झटक कर आज का उर्दू अखबार देखो, मामलात बिगड़ गए हैं। अपनी बात पूरी करके उसने मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया।
मैंने रिसीवर क्रैडल पर डालकर एक तवील अंगड़ाई ली और बिस्तर छोड़ दिया। जहांगीर की फैक्ट्री से रवाना होते हुए मेरा ख्याल था कि हम लोग अलग अलग ठिकानों पर कयाम करें और एक दूसरे की खैर खबर रखें, लेकिन जहांगीर के निकल भागने के बाद एयरपोर्ट से वापसी पर सबके मुत्तफिका राय थी कि हम चारों कुदरती और एक मसनू जोड़े में तब्दील हो गए थे और आसानी के साथ किसी एक होटल में 2 कमरे लेकर एक दूसरे के करीब रह सकते थे। तय कर लिया गया था कि होटल में एक दूसरे से दूर ही रहेंगे और इंटरकॉम की सहूलत भी हंगामी जरूरत के तहत इस्तेमाल करेंगे। मैं गजाला के साथ टैक्सी में सदर के एक नए होटल में पहुंचा। सुल्तान शाह बाद में वीरा के साथ आया। हमें तीसरी मंजिल पर कमरा मिला, जबकि वीरा और सुल्तान शाह को 5वीं मंजिल पर कायम करना पड़ा। हम सभी थके मांदे थे। मैंने दोपहर का खाना कमरे ही में मंगवाया, फिर हम खिड़कियों के दबीज पर्दे खींच कर सो गए। शाम को 7 बजे बेदार होने के बाद हम दोनों तैयार होकर थोड़ी देर के लिए बारौनक बाजार की तरफ निकल गए, क्योंकि मुसलसल कमरे में महबूस रहने की सूरत में होटल की इंतजामिया हमारी तरफ से शकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकती थी। रात का खाना हमने बाहर ही खाया। वहां से मैंने फोन पर नारमन से छेड़छाड़ करनी चाहिए, लेकिन तवील इंतजार के बावजूद उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और हम दोनों होटल लौट आए। होटल में हमारा वीरा और सुल्तान शाह से आमना सामना हुआ, न इंटरकॉम पर कोई बात हुई। अब जो यूं सुल्तान शाह का सनसनीखेज पैगाम मिला तो मेरा मुस्तरिब होना फितरी अमर था। बाथरूम से शावर की तेज आवाज आ रही थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर बेमानी दस्तक देकर दरवाजे के करीब पड़े हुए उर्दू और अंग्रेजी अखबार उठा लिए, जो इस होटल में शायद रूम सर्विस का एक लाजमी जुज थे। सुल्तान शाह का पैगाम सुनकर मुझे बेसाख्ता मुखर्जी का ख्याल आया था। अगर फैक्ट्री के हालात अचानक ही मखदूश न हो गए होते तो इस वक्त तक मोतीलाल जिंदा होता और प्रताप अधिकारी के जरिए भेजे जाने वाले पैगाम के मुस्बत रद्दअमल की सूरत में मुखर्जी से राब्ता हो सकता था। हमने पिछले रोज सुबह के वक्त मोतीलाल को ठिकाने लगा दिया था। मुझे यकीन था कि उसकी लाश जहां भी फेंकी गई हो, दिन ढलने से पहले ही दरियाफ्त कर ली होगी। ऐसी सूरत में मुखर्जी की तरफ से किसी इश्तिहारी जवाब की तवक्का अबस थी। फिर सुल्तान शाह किस बात का हवाला दे रहा था? मेरे ज़हन में यह सवाल छुप रहा था। मैंने कमरे में पड़ी हुई मेज की तरफ जाते हुए खबरों का सरसरी जायजा ले डाला, लेकिन अखबार के पहले सफ़े पर ऐसा कोई मवाद तलाश नहीं कर सका जो हमारे लिए दिलचस्पी का बायस होता। बाथरूम से शावर से पानी गिरने की आवाजें खत्म हो चुकी थीं। ग़ालिबन गजाला ने मेरी दस्तक को मेरी किसी जरूरत पर महमूल करते हुए अपना गुस्ल मुख्तसर कर दिया था। मेज कुर्सी संभालने के बाद पहले सफ़े के निचले कालमों में मुझे एक मुख्तसर सी खबर नजर आ गई, जो यकीनी तौर पर मोतीलाल के बारे में थी। कुरंगी की नदी के किनारे पर कूड़ा चुनने वालों की निशानदेही पर इलाका पुलिस ने कूड़े के मुतअफ़्फ़न ढेर पर पड़ी हुई एक बिगड़ी हुई लाश दरियाफ्त की थी। मरने वाले की गर्दन का मनका टूटा हुआ था और पूरे जिस्म पर तशद्दुद और जख्मों के निशानात थे। लाश ताज़ा होने के बावजूद हैरतनाक तौर पर फूली हुई थी। मुतवफ़्फ़ी के लिबास से कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी थी जिससे उसकी शनाख्त हो सके। पोस्टमार्टम और कीमियाई तजज़िये के लिए मखसूस जिस्मानी अलाइशियां हासिल करने के बाद लाश को मुर्दा घर में रखवा दिया गया था। मेरे लिए वो खबर इस एतबार से तहय्युर खेज साबित हुई कि मोतीलाल के लाश के तफसीली मुआयने के बावजूद उसके धर्म का सुराग नहीं मिल सका था। अगर यह तयन हो जाता कि मरने वाला हिंदू था तो उसके वरासा की तलाश के मराहिल मुख्तसर और आसान हो सकते थे। मुसलमानों में इब्तदाई हिस्से खतने की रस्म एक मजहबी फरीजे का दर्जा रखती है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में इसका ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। हिफ्ज़ान सेहत के बारे में बढ़ती हुई आम मालूमात की रोशनी में बहुत से गैर मुस्लिम भी इससे इस्तेफादा करने लगे थे, लेकिन मुतअस्सिब और कट्टर हिंदू इस मुख्तसर से अमले जराही की भरपूर अफादियत से बाखबर होने के बावजूद महज इस वजह से इससे गुरेज करते थे कि इस अमल से मुसलमानों की तकलीद का इजहार होता है। उनके नज़दीक इस मजहब की कोई बात तकलीद के काबिल नहीं थी, जो अपने पैरोकारों में गौ माता की तकदीस और पूजा के प्रचार के बजाय इन्हें गाय ज़िबा करके खाने की तलकीन करता हो। बज़ाहिर मोतीलाल बहुत मुतअस्सिब हिंदू था। मेरे लिए यह हैरत की बात थी कि उसकी लाश ने उसके धर्म का क्रियाक्रम कर दिया था और वह हिंदू या कम अज कम गैर मुस्लिम के तौर पर नहीं पहचाना गया था। इस खबर का यह पहलू बहुत दिलचस्प था। मैंने फौरन ये अखबार का सफ़ा उलट दिया और फौरन ही काले रंग के गुमशुदा बुलडाग की तलाश का अनोखा इश्तिहार मेरी नजरों में आ गया। मेरी हदायत के मुताबिक इश्तिहार के आखिर में राब्ते के 2 नंबर दर्ज थे। मैं इस इश्तिहार पर नजर जमाए बैठा था कि गजाला अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटे बाथरूम से बरामद हुई। मैंने अखबार की ओर से उसे देखा और देखता ही रह गया। पता नहीं वो मेरी पुरशोक निगाहों का असर था या कुछ और कि गजाला बाथरूम से निकलने के बाद गोया एक जगह जम कर रह गई थी। क्या बात है, चिट्टे क्यों की? मेरा तुम पर हमला आवर होने का इरादा नहीं है। आपने अखबार में इश्तिहार देख लिया? उसने अजीब से लहजे में पूछा। मेरे लिए उसका वो सवाल हैरान कुन था। अखबार मैंने उठाया था, वो नहा कर निकली थी। इश्तिहार मेरे सामने था, जबकि गजाला अखबार का कोई और ही सफ़ा देख सकती थी। लम्हा भर के लिए मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे बेदार होने से पहले सुल्तान शाह इसे कुछ बता चुका हो। हमारे कमरे में 2 मंजिलों का फर्क होने की वजह से अखबारात की तरसील में तकदीम और ताखीर हो सकती थी। देख चुका हूँ, मैंने तमाम ख्यालात को अपने ज़हन से झटकते हुए कहा, और अब तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे भीगे हुए बदन से चिपका वो लिबास बता रहा है कि तुम उजलत में बाहर आई हो। उसने अपनी जगह से जुम्बश की और मेरा सर फखर से तन गया। उसकी लचकती चाल में हुस्न और वकार का ऐसा दिलफरेब इम्तिजाज था जो शाज़ो नादर ही नजर आता है।
अपनी जगह छोड़ने के साथ ही वो मेरी बात काट कर बोली थी, कमाल है कि इस इश्तिहार ने भी आपके मिजाज की शोखी पर असर नहीं डाला। मालूम होता है कि वो लोग इस तजवीज पर अमल कर गुजरे हैं जिसे अव्वल खान ने मुस्तरद कर दिया था। तुम किस इश्तिहार का जिक्र कर रही हो? मैंने ये कहते हुए इस्तरारी तौर पर अखबार पलटा ही था कि चौथाई सफ़े की एक इश्तिहार ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। वो एक लर्जा खेज इश्तिहार था और इस कदर नुमाया था कि अखबार का कारी न चाहते हुए भी इसे देखने पर मजबूर हो जाता। ऊपर 2 बड़ी तस्वीर थी, एक मेरी और दूसरी वीरा की। नीचे जली हरूफ में $2 लाख के इनाम का जिक्र था। गजाला ने भी इस इश्तिहार की सरसरी झलक देखी थी। वो भरपूर तजस्सुस के साथ मेरे बराबर में आ बैठी और इश्तिहार का मतन पढ़ने लगी। इश्तिहार में तनवीर उर्फ डैनी नामी रुपोश आलमी दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $2 लाख का इनाम मुकर्रर किया गया था। इस तरह $2 लाख का इनाम इस शख्स के लिए था जो वीरा लॉयड नामी एक अमरीकी दोशीज़ा की बाजियाबी मुमकिन बना सके। इश्तिहारी ऐलान के मुताबिक डैनी ने अपने मजमूम और गैर इंसानी अज़ाइम की तकमील के लिए वीरा को अगवा करके यरगमाल बनाया हुआ था। इश्तिहार के आखिर में राब्ते के लिए कई फ़ोन नंबर थे। मेरा अंदाजा था कि इनमें से कम एक नंबर नार्मन के कौंसर खाने का होगा। यह बहुत बुरा हुआ, अब हम किसी भी वक्त फंस सकते हैं। गजाला इश्तिहार पढ़कर हरासा होगी। कुछ नहीं होगा, मैंने इश्तिहार पर से नजर हटाए बगैर पुरअज़्म लहजे में उसे दिलासा देते हुए कहा। तुम देख रही हो कि मेरी तस्वीर पुरानी और धुंधलाई हुई है। इस तस्वीर की बिना पर कोई मुझे शिनाख्त नहीं कर सकता। रहा नाम तो वो भी मैं बदल चुका हूँ। होटल के रिकॉर्ड में हम मिस्टर और मिसेस दिलावर के नाम से ही पहचाने जा सकते हैं। इनका ये नफसियाती हरफा रायगां जाएगा। खुदा करे कि आपका बाल भी बीखा ना हो। वो मेरी तस्वीर पर नजर जमा कर बोली, मगर वीरा की तस्वीर बहुत वाज़ेह है। वो इसे मजलूम बनाकर अपने कब्जे में लेंगे और फिर इसकी मिट्टी पलीत कर डालेंगे। मुझे तो डर है कि इस होटल से निकलने से पहले पहचान ली जाएगी। $2 लाख की खतीर इनामी रकम के लालच में हर शख्स सफेद फाम औरतों को गहरी नजर से देखेगा। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए ये तुम्हें वीरा से मुशाबा मालूम हो रही है। जरा नीचे इसके कद, जिस्म, बालों और आंखों के रंग वगैरह के बारे में पढ़ लो। इश्तिहार में वीरा की आंखों का रंग नीला लिखा गया और इस वक्त वो स्याह कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हुए, बाल सुनहरी नहीं काले हैं। उसने मोतीलाल को फांसने के लिए जो स्वांग भरा था अब वही उसकी जान बचाएगा। इसकी जिल्द की रंगत तक बदली हुई है। तुम इसलिए डर रही हो कि तुम्हें इसकी असलियत मालूम है। कोई नया आदमी इससे पहचान ही नहीं सकता। शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस इश्तिहार ने तफक्कुरात में इजाफा कर दिया है। वो लोग हमें हर तरफ से घेरने की कोशिश में लग गए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। मैंने एतराफ़ किया, ये खतरनाक वार है। अब अखबार में कौन सा इश्तिहार देख लेने का जिक्र कर रहे थे। मैंने मुखर्जी की तरफ से शाया होने वाला इश्तिहार उसके सामने रख दिया। ओह, वो होंठ सकेट कर तहय्युर ज़दा आवाज़ में बोली, इसका मतलब है कि मोतीलाल की लाश अभी तक किसी वीराने में पड़ी सड़ रही है, या फिर ये भी हमारे हरीफों की कोई मुश्तरका चाल हो सकती है। इस वक्त वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने मुझे आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है, तो अब इन्हें कुछ झलकियां दिखानी ही होगी। मैंने तलखी से कहा, और मुखर्जी भी अपने कैफे किरदार को पहुंचेगा। उसने हमारे साथ कोई चाल नहीं चली है। मोतीलाल की लाश पुलिस की तहवील में होने के बावजूद शनाख्त नहीं हो सकी है। मुखर्जी ने अगवा बराए तावान के धोखे में मोतीलाल की गुमशुदगी की कोई बाकायदा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई होगी, वरना पुलिस वाले लावारिस लाश की शनाख्त के लिए उनसे भी राब्ता करते। इस बार मैंने अखबार का सफा उलट कर वो खबर उसके सामने कर दी जो मोतीलाल पर 100% फिट हो रही थी। नाम के सिवा बाकी तमाम कवायफ उसी के थे। फिर अब क्या किया जाए? खबर पढ़ने के बाद गजाला फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि आप पसे पर्दा रहे। मैं इन सब के खिलाफ मैदान में उतरती हूँ। वो बदतरीन बर्बादी और शिकस्त से 2-4 होंगे और मेरा साया भी नहीं पा सकेंगे। पहले मैं मुखर्जी से बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे आगाह किया, लेकिन यह काम होटल से नहीं किया जा सकता। यहाँ का टेलीफोन ऑपरेटर हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर सकता है। होटल के अमले में मेहमानों की सुनगुन देने की आदत हर जगह पाई जाती है। इससे पहले वीरा और सुल्तान शाह से भी बात कर ली जाए। उसने अपना ख्याल जाहिर किया, इन्हें भी इल्म होना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा। होटल के अमले के सामने हम चारों का एक हो जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं रूम सर्विस से नाश्ता मंगवाता हूँ। तुम तैयार होकर उन्हें जुबानी पैगाम दिया हो कि वो आधे घंटे बाद जैनब मार्केट के पास मौजूद रहें। हम गाड़ी में उन्हें अपने साथ ले लेंगे। गजाला फौरन ही तैयारी में मसरूफ होगी और मैं इंटरकॉम पर रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर देकर अखबारात के वर्क करदानी में मसरूफ हो गया। मेरे जहन में बार बार इनामी इश्तिहार सर उभार रहा था। मेरी नाकाफी मालूमात के मुताबिक किसी भी मुलजम की गिरफ्तारी वगैरह के लिए पुलिस का महकमा या कानून के नफाज के जिम्मेदार इदारे ही कोई इश्तिहार जारी कर सकते थे, जबकि वो इश्तिहार वाज़े तौर पर नार्मन के अफसरान बाला के ज़हनों की अक्कासी कर रहा था। वो इश्तिहार उर्दू अखबार में ही नहीं, अंग्रेजी अखबार में भी मौजूद था। शायद जिन लोगों ने फैक्ट्री से हमारे फरार के बाद जल्ला कर इश्तिहार जारी करने का फैसला किया था, इस वक्त वो इतने सर चढ़े हुए थे कि कलील सी मुद्दत में उन्होंने अपने इनामी इश्तिहार के इजरा की इजाजत हासिल कर ली थी। अंग्रेजी अखबार के मकामी सफ़े पर अचानक ही मेरी नजर आतिश ज़दगी की एक खबर में उलझ गई। खबर का उन्वान था, फैक्ट्री धमाकों से जल उठी। वह कालमी खबर थी, लेकिन मतिन खासा तवील था। खबर की दूसरी सतर ही में कोरंगी की एक गारमेंट्स फैक्ट्री का जिक्र बढ़ चढ़कर पेश किया गया था। पिछली शाम वो पुरशोर धमाकों के साथ कोरंगी के संती इलाके की गारमेंट्स फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज आग भड़क उठी, जो कपड़े के भारी स्टॉक की वजह से काबू से बाहर होती चली गई।
आतिशज़दगी के बाद फैक्ट्री से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स तलाश नहीं किया जा सका। पुलिस का ख्याल था कि फैक्ट्री में मलबूसात की तैयारी के साथ खतरनाक किस्म की कुछ कीमियाई मादों की भी ज़ख़ीराअंदोज़ी की गई थी, जो हसासी तौर पर फट गए। पुलिस नहायत सरगर्मी से फैक्ट्री के चौकीदार मालिक और अमले को तलाश कर रही थी। वो खबर पढ़कर मेरे ज़हन पर पहली बार मायूसी की हल्की सी लहर सवार हुई। उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से बड़े पैमाने पर नकलो हरकत का आगाज कर दिया था, जबकि हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स के ताउन से महरूम हो जाने की वजह से इस पैमाने पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। गजाला बहुत फुर्ती के साथ तैयार होकर वीरा और सुल्तान शाह की तरफ चल दी और मेरा ज़हन जहांगीर की फैक्ट्री को पेश आने वाली आतिशज़दगी में उलझा रहा। मोटरसाइकिल सवार पैगाम रसां के आने के बाद STF वाले अरशद की वापसी तक वहां रुके होंगे। जूं ही अरशद मोतीलाल की लाश ठिकाने लगा कर आया होगा, वो तीनों ही बरतरफी के अहकामात के तहत वहां से रवाना हो गए होंगे और फैक्ट्री लावारिस पड़ी रह गई होगी। फिर एलन ने 3 बजे से पहले फैक्ट्री की निगरानी कराने के साथ पर्ल में छुप कर अहमद का इंतजार किया होगा। इसका मकसद सिर्फ मुझे पकड़ना था, क्योंकि इस काम के लिए उसे खातिर मुआवजा दिया गया था। जब उसे कहीं भी मेरी झलक नजर नहीं आई तो तैश और मायूसी के आलम में उसने फैक्ट्री का रुख किया होगा। वहां कोई जी रूम मौजूद नहीं था। एलन और उसके आदमियों ने धमाका खेज मादे के जरिए कारामद और नकारा कपड़े के स्टॉक के साथ हर चीज को आग लगा दी थी। जिस तरह मोतीलाल की लाश की बाजियाबी की खबर में उसका नाम न होने के बावजूद यह साबित हो रहा था कि वो खबर इसी के बारे में है, इसी तरह आतिशज़दगी वाली खबर में फैक्ट्री का नाम न होने के बावजूद खबर का हर लफ्ज SJ गारमेंट की तरफ इशारा कर रहा था। अखबारी इतला से जाहिर हो रहा था कि खौफनाक आतिशज़नी के नतीजे में फैक्ट्री की हर चीज जलकर राख हो गई होगी। मुझे जहांगीर के इस भारी नुकसान पर कलक होने का मेरा दिल चाहा कि मैं इसी वक्त जहांगीर से राब्ता करके उससे हमदर्दी का इजहार करूं, लेकिन इसमें खतरा था। फिर मैं डायरेक्टरी में इस अस्पताल का नंबर तलाश करने लगा जहां जहांगीर ने पनाह ली हुई थी। नंबर की मौजूदगी में मैं पहला मौका मिलते ही उससे राब्ता कर सकता था। इसी असना में वेटर नाश्ता ले आया और लवाजमात मेज पर सजा कर चला गया। चंद सानियों बाद गजाला भी अपना काम निपटा कर लौट आई और आते ही मेरे साथ नाश्ते में मसरूफ होगी। वीरा का क्या रद्द-ए-अमल है, मैंने धीमे लहजा में पूछा। इश्तिहार पर बहुत बरम है और एक जवाबी इश्तिहार शाया कराना चाहती है। इम्कानाबाद है। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले हंसकर बोला। वो मिलान से एक चार्टर त्यारे से मारियाना गैब्रियल के नाम से कराची पहुंची थी। तकदीर शाया कराते ही वो इमिग्रेशन के मसाइल में उलझ जाएगी, क्योंकि वीरा लाइट के पाकिस्तान आमद का कहीं इंदराज नहीं है। हो सकता है कि वो इस बारीकी को भूली हुई हो, मगर वो बहुत मुश्किल है। उसने मुझे अंग्रेजी अखबार में एक और खबर दिखाई है जो कुरंगी की किसी गारमेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बारे में है। मैं वो खबर देख चुका हूँ। एलन ने फैक्ट्री को बुरी तरह तबाह कर दिया है। जहांगीर के लिए यह सदमा शदीद साबित होगा। वो मुफ्त में मार खा रहा है। नाश्ते से फारिग होकर मैं भी तैयार हो गया। आईने में अपना नाकदाना जायजा लेने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अखबार में छपने वाली तस्वीर की बिना पर मुझे पहचाना जाना मुमकिन नहीं था। वीरा पर इश्तिहार का असर इतना जरूर हुआ कि उसने मुंह धोते ही स्याह कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए थे। अपनी तस्वीर के बारे में वो खासी फिक्रमंद है।